ज्यादा बेटर है यहाँ से चलो बच्चे, तो शुरू करते हैं हम लोग आज। क्या रे ऑप्टिक्स आसान सा चैप्टर है। इसमें दिक्कत क्या होती है, साइन कन्वेंशन में बच्चों को सबसे ज्यादा। एक तो साइन कन्वेंशन में, और एक तो वो रे डायग्राम बनाने में। तो साइन कन्वेंशन कब याद होता है, जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस बना लेते हैं। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन बना लोगे ना, तो पहली बात तो साइन कन्वेंशन भी याद होना चाहिए, और साइन कन्वेंशन लगाना भी याद होना चाहिए कि भैया ये इस साइड है तो इसको नेगेटिव लेना है, ये इस साइड है तो पॉजिटिव। दिमाग में है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन में नहीं लगाया तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सब हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स। अच्छा, इसमें एक वर्ड दिख रहा है हमको, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स मीन्स स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट। आगे चल के ना हम लोग दो टाइप के चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एक, अब देखो, जो बात करेगा फिर आके क्लास लेगा। प्रणव इधर देखो, कोई डिस्टर्ब करेगा, डिस्टर्ब नहीं होना। यहाँ देखो, आगे चल के ना हम लोग दो टाइप के चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एक ही रे ऑप्टिक्स, और दूसरा क्या होगा हमारा? वेव ऑप्टिक्स। एक में हम लाइट को मानेंगे कि वो एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है, उसको पार्टिकल नेचर मानेंगे कि लाइट क्या है, फोटोन से मिलकर बना हुआ है। फोटोन जो है एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो लाइट के पाथ को ना हम दिखाएंगे, और उसी की स्टडी हम लोग करेंगे कि ये देखो भैया, ये हमारा रे ऑप्टिक्स। इसमें ना आपको ऐसे ऐसे दिखाई देंगे कि लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, रे ऑफ लाइट है। तो इसकी हेल्प से ना हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, और एक और चीज पढ़ेंगे, क्या? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ये दो टॉपिक को समझना बहुत आसान है। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये सारी चीजें ना आप लाइट को ना एक रे कंसिडर करके नहीं एक्सप्लेन कर सकते। इसको आप कब एक्सप्लेन कर सकते हो? जब लाइट को आप क्या कंसिडर करोगे? वेव। तो इसके बाद अगला टॉपिक ना हम लोग यही पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हम बताएंगे कि लाइट जो है ना खुद एक वेव है। कौन सी वेव है ये? कौन सी वेव है लाइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इसका फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक के है? 4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज से, हाँ, 7 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, या किसी किसी बुक में ना 7.8 भी दिया हुआ है, जिसको ना वो 8 भी कंसिडर कर लेता है। ठीक है, मेन है 10 टू द पावर 14। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे, और इसकी हेल्प से हम लोग रिफ्लेक्शन को तो समझा ही सकते हैं, हम लोग रिफ्रैक्शन को भी समझा सकते हैं। इसकी हेल्प से हम दोनों को समझेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, और क्या देखेंगे? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन देखेंगे, और पोलराइजेशन। ये हमारे सिलेबस से हट गया है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे कि क्या होता है पोलराइजेशन। सामने आ जाओ। तो देखो, ऊपर की दो चीजें तो दोनों में कॉमन है। हम लाइट को चाहे रे कंसिडर करें चाहे वेव, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन नीचे की तीन चीजें ना तभी एक्सप्लेन होगी जब इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? वेव। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो ऑप्टिक्स क्या हो गया? स्टडी ऑफ लाइट। दो टाइप का ऑप्टिक्स होगा, एक होगा रे ऑप्टिक्स और दूसरा होगा वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लोग मानेंगे कि लाइट ना फोटोन का पाथ है। किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से ना फोटॉन्स निकलते हैं, और फोटोन क्या करते हैं? लाइट की स्पीड से निकलते हैं और एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। तो उन्हीं का इन्होंने पाथ बनाया है। इसको हम लोग कहते हैं रे। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? किरण। ठीक है, तो किरण या रे, एक स्ट्रेट लाइन। और हम लोग यहाँ पे वेव नेचर पढ़ेंगे, वो आगे चैप्टर में देखेंगे उसको। ठीक है, तो चलो भाई, सबसे पहले ना हम लोग देखेंगे मिरर। मिरर के बाद हम लोग किस में जाएंगे? पहले सिंपल मिरर, प्लेन मिरर, उसके बाद जाएंगे हम लोग कॉन्केव, कॉन्वेक्स मिरर, और उसके बाद जाएंगे लेंस के ऊपर।
और लेंस का यूज करके ही ना आपके इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्लेन मिरर, जो कि एकदम स्ट्रेट होगा, ऐसा सपाट। उसके बाद देखेंगे ऐसा कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर, और उसके बाद देखेंगे लेंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग प्लेन मिरर से। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि ये बचपन में आप लोग पढ़ चुके हो। प्लेन मिरर से कौन सा फेनोमेना होता है, क्या होता है बताओ इससे। आप प्लेन मिरर का इस्तेमाल क्यों, मिरर है यार, मिरर जो हमारे घरों में लगा है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में आप लोग क्या करते हो, अपनी इमेज देखते हो। इसमें कौन सा फेनोमेना होता है, रिफ्लेक्शन का, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन का फेनोमेना होता है। अच्छा, मिरर को हम कैसे बनाते हैं, मिरर को हम लोग कैसे बनाते हैं, एक ग्लास लेते हैं, ग्लास, सिंपल एक ग्लास है जिसके आप आर पार देख सकते हो। उसके बाद उसके एक साइड ना किसी मेटल की पॉलिश कर देते हैं। जब आप मेटल की पॉलिश कर देते हो ना, तो वो क्या बन जाता है, मिरर। उसमें जितनी भी रे ऑफ लाइट जाती है ना, पूरी की पूरी वापस से सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे, रिफ्लेक्शन में ना रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में ना लाइट दूसरे मीडियम में पेनिट्रेट कर जाती है, और पेनिट्रेट करने के बाद थोड़ा सा दाएं बाएं निकल जाती है, उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ग्लास है, ग्लास को हम लोग क्या कर देते हैं, मेटल की कोटिंग कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, मिरर। एक ही साइड कोटिंग करना, दोनों साइड नहीं। ठीक है, तो ये क्या करता है, कौन सा फिनोमेना शो करने लगता है, फुल रिफ्लेक्शन का। हमें फुल रिफ्लेक्शन चाहिए। अगर फुल रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा ना, तो इमेज अच्छी नहीं बनती। कई बार देखना, ये खिड़कियों में ना, इसके ग्लास में भी हमारा हमें अपना चेहरा दिखता है, पर वो फुल रिफ्लेक्शन नहीं है, इसलिए ना क्लियर इमेज नहीं दिखती है। तो मिरर में हमें क्या चाहिए, फुल रिफ्लेक्शन, फुल। इसलिए हम लोग उसको मेटल की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में हमको रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलने वाला है। प्लेन मिरर को मैंने अगर ऐसा हॉरिजॉन्टल बना दिया और इसके इस साइड मैंने पॉलिश कर दी, ऊपर में ग्लास है और नीचे में पॉलिश है, तो आपको पता है कि इससे रिफ्लेक्शन होने लगेगा। इसमें एक रे आएगी, हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए सिर्फ रे को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे टकराई, और उसके बाद क्या करेगी, वो इस तरफ को निकल जाएगी। इसी पॉइंट के ऊपर अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, इसे आगे चल के मैं क्या कहूंगा, नॉर्मल। इसे मैं कहूंगा इंसिडेंट रे, और इसे मैं कहूंगा रिफ्लेक्टेड रे। आप लोगों ने दो लॉ पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन में, क्या क्या है, पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई सा भी एंगल ना हम लोग नॉर्मल से बनाते हैं, याद रखना। कई बच्चे धोखे से इसको बोल देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बनाएंगे, नॉर्मल से। तो इसे मैं नाम दे दूंगा आई, और इसे मैं नाम दे दूंगा आर। तो पहला रूल है रिफ्लेक्शन का, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। और आर क्या चीज है, हाँ, नॉर्मल को याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे पहला रूल ये हो गया, और दूसरा रूल क्या है, हाँ, ये तो पहला रूल हो गया, दूसरा रूल क्या है, वो परपेंडिकुलर ही बनाते हैं यार, नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, हाँ, तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, ये दूसरा लॉ है। ऐसा नहीं कि ये देखो, ये आपके दो इंसिडेंट और ये एक प्लेन पे आ गए और ये अलग किसी प्लेन में जा रहा है, नहीं, तीनों के तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ये दो रूल हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लिखना। लिखेगा ऑप्टिक्स, उसके नीचे लिख लेना स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स क्या है, स्टडी ऑफ लाइट। उसके बाद ऑप्टिक्स के नीचे दो ब्रांच दिखा देना, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के नीचे ये लिख लो कि क्या क्या फेनोमेना हम उससे पढ़ेंगे आगे चल के। इसकी हेल्प से हम देखेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस,
डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, इसके बाद एक सब हेडिंग होगी प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स, उसमें लिख लेना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। भैया ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ना सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे कॉन्केव मिरर, चाहे कॉन्वेक्स मिरर। ये यूनिवर्सल लॉ है, चाहे कैसी भी बॉडी हो। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये डायग्राम बना लेना, इंसिडेंट रे आप पूरा पूरा लिखना, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और फिर दो लॉ लिख लेना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा लिखेंगे इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन। अच्छा, सब स्केल पेंसिल लेके आए ना, स्केल एटलीस्ट। नहीं, एग्जाम में भी ना हमें प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाना है ऐसा हर क्वेश्चन में, लेकिन अभी मैं चाहता हूं आप लोग ना प्रॉपर डायग्राम बनाओ, उससे क्या होगा, थोड़ी समझ बढ़ती है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाई करेगा तो इमेज यहाँ बनती है। जब आप ना प्रॉपर स्केल वगैरह से बनाओगे ना तो आपको बन जाएगा। एग्जाम में टाइम नहीं है तो आप मत बनाओ, उससे रफ बनाओ, लेकिन क्या है, दिमाग में तो होना चाहिए ना कैसा बनता है डायग्राम। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस अभी अच्छे से कर लेंगे, एग्जाम में कोई मैंडेटरी नहीं है। एटलीस्ट स्केल ले आना आप लोग, स्केल, स्केल से काम हो जाएगा, पेन से बना लेंगे हम लोग। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिख लिए, पूरा लिखना है प्रॉपर। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा लिखेंगे इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइन सेम प्लेन। ये मिरर की कुछ खास बातें जो कभी कभार ना पूछ लेता है एक एक मार्क्स में, जैसे आ, ये हमने एक मिरर बनाया है, ये कोई इसके सामने खड़ा है, तो इसकी जो इमेज बनेगी ना, इसकी जो इमेज बनेगी, अगर ये यहां से x मीटर की दूरी पे है तो इसकी इमेज ना अंदर भी कितनी दूरी पे दिखाई देगी, x मीटर की दूरी पे दिखाई देगी। तो इसको अपनी इमेज खुद की कितनी दूर दिखाई देगी, 2x मीटर की डिस्टेंस पे दिखाई देगी। जितना डिस्टेंस ये इधर है उतना ही डिस्टेंस वो अंदर दिखाई देगा। ठीक है, क्या एक्चुअल में कोई अंदर में खड़ा है क्या, नहीं। तो इमेज रियल है या वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल, आभासी। हमें लगता है कि वहां पे है लेकिन वहां पे कोई नहीं है। तो ये जो मिरर बनाता है इमेज, वो कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। और मान लो अब ये ना इधर दौड़ना शुरू कर दे v मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो इमेज इसकी तरफ कितनी स्पीड से आएगी, वो भी उसकी तरफ ना v मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आएगी। तो इसको क्या फील होगा कि ना वो मेरी तरफ 2v मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, मैं जा रहा हूं 10 की स्पीड से, और वो भी आ रहा है 10 की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, 20 की हो गई। सोचो ना, अगर एक खाली दीवार है, आप 10 की स्पीड से जाके टकराओगे तो 10 की स्पीड से टकराओगे, पर इधर अगर ये कार है वो भी 10 की स्पीड से आ रही है, आप भी 10 की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 20। तो मिरर में अगर आप मिरर की तरफ भागते हैं ना, जितनी स्पीड से, इमेज भी सेम स्पीड से आपकी तरफ आएगी, तो अल्टीमेट स्पीड कितनी हो जाएगी इमेज की आपके रिस्पेक्ट में, जस्ट डबल हो जाएगी, 2 टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि अगर आप मिरर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हैं तो आपको अपनी इमेज किस स्पीड से आपकी तरफ आती दिखाई देगी। मैं भी 5 से जाऊंगा, वो भी 5 से आएगी, तो टोटल स्पीड कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, याद रहेगा ना ये चीज। नेक्स्ट है हमारा स्पेरिकल मिरर्स। मैं उन टॉपिक्स पे फोकस करूंगा जहां ना क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ पे मे भी क्वेश्चन पूछे, शायद ना पूछे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्पेरिकल मिरर, इस पे ना आपको बहुत ध्यान देना है। स्पेरिकल मिरर्स, वो जो कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं ना, वही है स्पेरिकल मिरर में। तो सबसे पहली बात, इनका नाम स्पेरिकल मिरर क्यों पड़ा। ठीक है, हेडिंग डाल लिया आपने, क्यों पड़ा स्पेरिकल मिरर।
हाँ, एक स्फीयर का ना पार्ट है ये। अब यहाँ पे ना मैं 3 डायमेंशनल चीज तो नहीं बना सकता, आप ऐसा कंसिडर करना कि ये जो है ना एक ये स्फीयर है, 3 डायमेंशनल बॉडी है, फुटबॉल जैसे दिख रहा है ये। अगर मैं इसको यहां से ऐसा कट कर दूं, अगर मैं इसको यहां से ऐसा कट कर दूं, ये देखो ऐसा, और इसको निकालूं ऐसा, तो ये कैसा दिखाई देगा? एक कटोरी की तरह दिखाई देगा। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ना, फुटबॉल से कट किया है, तो ऐसा ना ये ऐसा कुछ दिखाई देगा। अब पहली और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो स्फीयर देख रहे हो मैं बहुत बड़ा बनाया हूँ, तो ये ना हमारा अजम्पशन रहता है कि ये जो हम कट करके बनाते हैं ना, ये किससे बनाते हैं? बहुत बड़े मिरर से कट करके बनाते हैं, बहुत बड़े स्फीयर से कट करके बनाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि, और इसको जो हम लोग कट करते हैं ना, तो बहुत छोटा सा कट करते हैं, बहुत छोटू सा। ये देखो, ये इतना सा हिस्सा, ये इतना सा, ये भी बहुत बड़ा दिखाया मैंने, बहुत छोटा सा हिस्सा कट करते हैं, वो हिस्सा आपको ऐसा दिखाई देगा। तो इससे खास बात क्या होती है कि है तो ये स्फीयर का पार्ट, लेकिन आपको ऑलमोस्ट कैसा दिख रहा है? ये स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे सारे डेरिवेशन ना इसी बेस पे हैं कि ये ना ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। अगर आपने इसको ऐसा कंसिडर कर लिया ना, तो आप इसकी डेरिवेशन कर नहीं पाओगे। तो आगे चल के मैं एजम्पशन बताऊंगा ना कि भैया ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर है, तो आप बोलोगे कैसे ऊपर है, तो मैं याद दिलाऊंगा कि भैया ये ऑलमोस्ट प्लेन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिर से कि हमने ना एक बहुत बड़ा सा स्फीयर लिया, ये पूरा ग्लास का है, ट्रांसपेरेंट है ये। अब मैंने क्या किया, इसका एक हिस्सा कट किया, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा हिस्सा कट करूंगा, लेकिन एक्चुअल में हिस्सा कैसा रहता है? बहुत छोटा हिस्सा रहता है। तो आप लोगों को दिखाने बस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ पे कट कर लिया, और ये वाला हिस्सा अब आप लोग देखोगे ना, तो आपको एक कटोरी की तरह दिखाई देगा। अभी कौन सा मिरर बनाए, कॉन्केव या कॉन्वेक्स? हाँ, अभी तो कुछ बना ही नहीं है। मिरर कब बनता है? अभी तो ग्लास है ये, जब आप पॉलिश करते हो। जब आप इसमें बाहर की तरफ पॉलिश कर दोगे, तो ये कौन सा मिरर बन गया? कॉन्केव। और अगर आपने अंदर की तरफ पॉलिश कर दी होती ना, तो ये कौन सा मिरर बन जाता? कॉन्वेक्स मिरर बन जाता। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि स्फीयर का पार्ट है, और बहुत बड़े स्फीयर का नहीं, छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो ये है, ये बड़े से स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है। ये देखो, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। अब देखो, अगर ये स्फीयर का पार्ट है, तो स्फीयर का एक क्या होगा बीचों बीच? स्फीयर के बीचों बीच क्या होता है? एक सेंटर। तो यहाँ पे ये हो गया सेंटर, इसे ही हम लोग कहेंगे आज के बाद क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर ये स्फीयर है, तो इसकी एक क्या होगी? स्फीयर की एक क्या होती है? रेडियस। इसकी रेडियस को आज के बाद हम लोग कहेंगे क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हो जाएगी इसकी प्यारी रेडियस। और एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी रेडियस ना सरकमफेरेंस के ऊपर हमेशा क्या होती है? एक रेडियस सरकमफेरेंस के ऊपर हमेशा ना परपेंडिकुलर होती है। ये देखो, जैसे ये भी रेडियस है, ये भी देखोगे एंगल 90, और ये भी एंगल क्या है? 90, चाहे किसी भी डायरेक्शन में। तुम इस डायरेक्शन में भी ले लोगे ना ये, तो यहाँ पे देखो एक 90 और ये एक 90 बनेगा। रेडियस हमेशा सरफेस पे क्या रहती है? परपेंडिकुलर रहती है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखो हम लोग को दिख रहा है एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दूसरा क्या दिख रहा है? एक रेडियस दिख रहा है। और ये वाला जो पॉइंट है, देखो हमारा इसको तो हमने कट करके अलग कर दिया है। हमारा मिरर कौन सा है? सिर्फ ये वाला हिस्सा है। इसमें अभी इधर मैं पॉलिश कर देता हूँ, ये इधर पॉलिश कर दिया, तो ये कौन सा मिरर बन गया है? कॉन्केव मिरर है। ये वाला हिस्सा ना कट करके मैं फेंक चुका हूँ, लेकिन आपको सेंटर रेडियस दिखे इसलिए वहां पे डैश डैश लाइन से दिखा रहा हूँ। मेन हमारा मिरर है यही वाला, ये इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ। ये है हमारा मिरर, ये। बाकी हिस्सा तो मैं कट करके फेंक चुका हूँ। अब देखो इसके यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पोल। इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं पोल। सेंटर और पोल, इनको मिलाते हुए जो लाइन जाती है ना, इसको मिलाते हुए जो लाइन जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, आवाज सुनाई दे रही क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो क्या क्या चीजें हमें दिख रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, और ये जो ग्रीन कलर का ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। हम सारी की सारी डिस्टेंस ना कहां से मेजर करते हैं?
पोल से, सारे डिस्टेंस ना हम पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, तो इसको बना लो, इसमें दिखा दो, सेंटर है, ये रेडियस है। अच्छा, सी और पी के बिल्कुल बीचों बीच, एकदम बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस। एकदम बीचों बीच होता है ये। अब सोचो ये रेडियस है, ये फोकस है, पोल से फोकस की डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। पोल से फोकस की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। अब देखो ये बिल्कुल बीचों बीच है, तो रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में कोई रिलेशन होगा? फोकल लेंथ रेडियस की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो जो हमारी फोकल लेंथ होती है ना, ये रेडियस की हमेशा हाफ होती है। इसलिए क्वेश्चंस में ना आपको रेडियस गिवन रहती है, लेकिन फॉर्मूले में क्या आता है, फोकस। तो रेडियस हमें पता है, तो हमें फोकस भी पता है। इसका हम डेरिवेशन देखेंगे। प्रूव दैट फोकल लेंथ इज जस्ट हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी तो पहले ये स्फेरिकल मिरर बनाइए, उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाइए, फोकस दिखाइए, पोल दिखाइए, प्रिंसिपल एक्सिस दिखाइए। प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या होती है? ये प्रिंसिपल वाला प्रिंसिपल है ये। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो टर्मिनोलॉजी समझ गए, आसान है। सारे डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे, पोल से। ये चीज याद रखना, पोल से मेजर करेंगे, और ये फोकल लेंथ जो रहती है रेडियस की हाफ रहती है। इसको प्रूव करेंगे अभी, लेकिन इस चीज को याद रखो, न्यूमेरिकल में ये काम आती है, न्यूमेरिकल में, डेरिवेशन में। ये तो हो गया हमारा क्या, कॉन्केव मिरर। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर बनाऊं तो वो भी ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा। मैंने ये वाला हिस्सा कट कर दिया, यहां से लेके यहां तक का हिस्सा मैं कट कर दिया, इसको अलग कर लिया। अब मुझे बनाना है कॉन्वेक्स मिरर, तो मैं पॉलिश कहाँ करूंगा, अंदर की तरफ। ये देखो यहाँ पे, अगेन जिस स्फीयर से बना है सेंटर, तो उसी का सेंटर लेंगे हम लोग। क्या बाहर ले सकते हो क्या सेंटर? नहीं, सेंटर तो यही होगा। तो सेंटर ये है, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा पोल, यहाँ पे हो जाएगा फोकस। अभी फोकस बनाना मत। तो देखो, जब हमारा ये कॉन्केव मिरर था ना, तब तो फोकस यहाँ आता था, लेकिन जब ये कॉन्वेक्स मिरर होगा ना, तो फोकस यहाँ नहीं आएगा, फोकस ना उस तरफ चला जाता है। ठीक है, क्यों जाता है वो भी हम लोग देखेंगे। जब हम लोग इसको देखेंगे ना कि इसमें कैसे रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्ट होती है, रेज रिफ्लेक्ट होती है, तब हमें पता चलेगा कि वहां पे है। ठीक है, तो इसके ना एक्चुअल में दो फोकस होते हैं, एक फोकस होगा ये वाला, और एक फोकस होगा इधर वाला। ठीक है, तो उसमें लिख लो कॉन्केव मिरर, और इसमें लिख लो कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हाँ एक्चुअली ना हम उसको इन्फानाइट पे कंसिडर कर लेते हैं। अगर इन्फानाइट पे है तो ऑब्जेक्ट अपने आप छोटा हो जाता है। ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इसमें अगर कोई रे आके टकराई, इधर से आएगी,
और इधर को चली जाएगी ऐसे ऐसे। इसमें कोई रे इधर आई और इधर चली जाएगी। मतलब कॉन्केव है कॉन्वेक्स इधर से भी आप समझ सकते हो। अंदर की साइड रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब ये क्या है, कॉन्केव मिरर। और बाहर की साइड रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब वो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। हो गया, ये भी हो गया। अब लिखिएगा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशंस। अगर देखो ये हमारा रहा मिरर, कौन सा मिरर है ये, कॉन्केव मिरर है। कौन सी डायरेक्शन इसमें पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव, पोल के राइट साइड पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऐसा। मतलब इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव। अगर मैं मिरर को ऐसा बना दूं तो अभी भी इधर की नेगेटिव उधर की पॉजिटिव। पक्का, स्टिक रहना अपनी बात पे, ठीक है। देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर ये कॉन्केव मिरर है, तुम्हें अपनी फोटो देखना है, इधर तो पॉलिश है, तुम किधर आके खड़े होगे, इस साइड या उस साइड, इसी साइड आके खड़े होगे। तो यहाँ पे तुम अगर आके खड़े हो गए, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया मिरर। हमेशा ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव। तो देखो यहीं से तो रे निकलेगी और मिरर की तरफ जाएगी, तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। अब एक चीज देखो, सेंटर कहां पे है इसका, सेंटर है यहाँ पे। इसका फोकस कहाँ है, इसका फोकस है यहाँ पे। और पोल कहाँ है, यहाँ पे। एक बात बताओ, सारी डिस्टेंस तुम कहां से मेजर करते हो, पोल से, हमेशा पोल से। तो देखो पोल से अगर तुम सेंटर की तरफ आओगे, बताओ ये क्या मिल जाएगा तुम्हें, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन क्योंकि तुम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो कि नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि तुम ना मिरर से इसकी तरफ आ रहे हो। फिर से बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जो डायरेक्शन होती है ना वो पॉजिटिव होती है। लेकिन जब हम लोग सेंटर की तरफ जा रहे हैं ना पोल से, तो ये डायरेक्शन हम उल्टा आ रहे हैं। इसलिए जो रेडियस लिखोगे ना इसकी, मान लो 5 सेंटीमीटर, तो उस जगह पे क्या लिखोगे, -5 सेंटीमीटर। अच्छा इसकी फोकल लेंथ निकालेंगे हम लोग, ये भी जा रहे हैं उल्टी डायरेक्शन में, तो ये भी किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। ठीक है। ऑब्जेक्ट जहां पे रखा होता है, पोल से हम उस डिस्टेंस को मेजर करते हैं और उसको ना यू कहते हैं, यू। यू का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट किस जगह पे रखा हुआ है। तो इसको भी हम लोग क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, क्योंकि हम लोग देखो हमेशा इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मान लो आपका मिरर जो है ना ये ऐसा हो जाए, अभी देखो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्योंकि भैया है तो कॉन्केव मिरर, लेकिन अपनी फोटो देखने तो तुम इसी साइड आओगे ना। अब देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा मिरर, तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे अगर सेंटर, तुम यहां से यहाँ पे मेजर करोगे तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव। तो लेफ्ट राइट से याद नहीं रखना है, हमें कैसे याद रखना है, ऑब्जेक्ट से मिरर की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, दैट्स इट। फिर अब मिरर उल्टा सीधा कैसे भी रखा हो। और दूसरी चीज, ऊपर की डायरेक्शन, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की हाइट भी मेजर करनी पड़ेगी। कई बार ना उसकी इमेज ऊपर बनेगी, कई बार नीचे बनेगी। तो अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग लेंगे क्या, पॉजिटिव। और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है। साइन कन्वेंशन तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को इतना याद हो जाएगा। पर डायग्राम बना लो, दिखा दो ऑब्जेक्ट से मिरर की डायरेक्शन है पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन है निगेटिव। बाकी वो फोकस आर यू बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये पॉजिटिव वो नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। यकीन मानो याद हो जाएगा, क्वेश्चन इतने करेंगे ना। हम लोग अभी डेरिवेशन करेंगे ना, तो देखते हैं आप लोगों में से कितनों को याद रहेगा ये। अच्छा तो ये देखो कॉन्वेक्स मिरर है ये, कॉन्वेक्स मिरर। इसकी फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चलो जाग रहे हैं। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव,
पॉजिटिव या नेगेटिव? तो जो कॉन्केव मिरर होता है ना, उसकी हमेशा फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव। कई बार ना किसी क्वेश्चन में आपको बोलेगा आइडेंटिफाई द मिरर, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ ना फोकल लेंथ निकालेंगे। अगर पॉजिटिव आई तो कॉन्वेक्स, नेगेटिव आई तो कॉन्केव। याद रखना, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। आइडेंटिफाई द मिरर बोलेगा तो हम क्या निकालेंगे? फोकल लेंथ निकालेंगे सीधा। अगर पॉजिटिव आई तो कॉन्वेक्स, नेगेटिव आई तो कॉन्केव। यही एकमात्र रास्ता है। इसके बाद बनाएंगे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम साइन कन्वेंशन है, अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब हमारा मिरर है ये, इसमें मैंने पॉलिश कर दिया इस साइड, तो अब ये बन गया क्या? कॉन्वेक्स मिरर। इसमें मैंने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस ये, सेंटर हो गया ये, फोकस हो गया ये, पोल हो गया ये। अब इसमें तुम्हें अपनी फोटो देखना है तो किस साइड रहोगे? मिरर के लेफ्ट में रहोगे कि मिरर के राइट में? राइट में। तुम इस साइड रहोगे तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया मिरर। तो ये वाली जो डायरेक्शन है ना, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन। अब देखो, तुम पोल से फोकल लेंथ को मेजर करोगे। देखो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, ये क्या होगी? फोकल लेंथ। और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पोल से हमेशा सारे डिस्टेंस हम लोग पोल से ही मेजर करते हैं। तो देखो, पोल से फोकस तक आओ तो बन जाएगी फोकल लेंथ। बताओ ये डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। देख लो कि इस डायरेक्शन में तुम जब जब चलोगे, ये डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसी होगी? हाँ, तो जब बोलेगा आइडेंटिफाई द मिरर, तो आप क्या करोगे? मिरर आइडेंटिफाई करने बोलेगा तो आप सिर्फ क्या करोगे? फोकल लेंथ निकालना है। पॉजिटिव आई तो कॉन्वेक्स, नेगेटिव आई तो कॉन्केव। दैट्स इट। हो गया। अब लिखिएगा इंपॉर्टेंट रूल्स। ये रूल याद रहेंगे तो क्वेश्चन बनेंगे और डेरिवेशंस बनेंगे। तो हम लोग की ना इसके बाद डेरिवेशन शुरू हो जाएगी। डेरिवेशंस को ना हम लोग नंबर देंगे। ये नंबर 1 डेरिवेशन, नंबर 2 डेरिवेशन। हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्वांटिटी के हिसाब से कि पहली डेरिवेशन है, दूसरी डेरिवेशन है। तो लिखिएगा इंपॉर्टेंट रूल्स। अच्छा, ऑब्जेक्ट को जब भी बोलेगा ना इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, तो उससे आने वाली रे ना हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। तो जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस से पास हो जाएगी। तो देखो, जो भी ऐसे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से ही पास होके जाएगी। ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। अच्छा, रूल नंबर 2 क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा। जो भी रे फोकस से गुजर के मिरर से टकराएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहीं पे रूल नंबर 2 भी लिख लेते हैं हम लोग। जो भी रे फोकस से पास होके जाएगी, वो इवेंचुअली फोकस इससे जाने के कारण ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यही पे हो गया हमारा रूल नंबर 2। पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं। हमारा ध्यान सब में नहीं है, जिनसे हमको कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम मिलेगा, हमारा फोकस उसी पे है। ठीक है, ये 2 रूल याद हो गए। तीसरा रूल, किसी को याद है तीसरा रूल?
जो भी रे सेंटर से पास होती हुई जाएगी, जो भी रे सेंटर से पास होती हुई जाएगी, हाँ हाँ, वो सेम पाथ ट्रेस करके निकल जाएगी। अच्छा, इसका रीजन क्या हो सकता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अच्छा, यहां पे देखो, ये आके टकराई पहले, तब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था? अरे वैल्यू बताओ ना उसकी। यहाँ पे आके टकरा रहा है, ये भाई सेंटर से पास हो रहा है, ये रेडियस है, याद रखना भाई, ये सेंटर है और ये उसकी पेरी पेरी है, तो ये क्या है? रेडियस, अलोंग द रेडियस आ रही है ना वो। तो बताओ यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एक साथ बोलो। 0 डिग्री होगा। हाँ, देखो क्यों 0 होगा? क्योंकि देखो 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 देखो, ये हमारा सेंटर, ये हमने ड्रॉ किया, इस सरफेस के ऊपर ये क्या है? नॉर्मल है। मैंने बताया था ना, रेडियस हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है। अगर इंसिडेंट रे ऑफ इंसिडेंस ऐसी ही आ रही है, तो नॉर्मल के साथ वो कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ, अगर इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0। वो नॉर्मल से 0 डिग्री बनाते हुए ही वापिस हो जाएगी। समझ में? ये देखो, ये अगर कोई रे ऐसी आएगी ना, ऐसी कोई ये प्लेन मिरर के ऊपर अगर ऐसी आएगी ना, तो पता है वो ऐसे ही वापस चली जाएगी परपेंडिकुलर। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। नॉर्मल कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा, और इंसिडेंट रे भी कैसी है? ऐसी ही है। तो एंगल कितना है दोनों के बीच? 0 डिग्री। बच्चे ना यहाँ गड़बड़ करते, 90 डिग्री बोलते हैं भैया। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल के साथ में रे का एंगल, नॉर्मल के साथ में इस रे का एंगल कितना है? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0। तो 100 बात की एक बात इसको याद रखो, जो सेंटर से पास होती हुई लाइन जाएगी वो सेंटर से ही वापस रिट्रेस हो जाएगी। और इसके बाद लास्ट लॉ है। अब कौन बच गया? पोल। अगर कोई रे सीधा पोल से टकराएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में वो जो एंगल बनाएगी ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेम एंगल बनाएगी। यहां भी क्या फॉलो हो रहा है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखो, ये सेंटर, सेंटर से ये क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ वही एंगल बनाएगी। प्रणव जी देखो, सेंटर से तुमने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया, ये क्या है? ये परपेंडिकुलर ही तो है इसके ऊपर। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाती है। तो जो पोल से आके टकराएगी ना, जितने एंगल पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो उतने ही एंगल के साथ क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अच्छा, ये सारे रूल मैंने किसके लिए बताया? कॉन्केव मिरर के लिए। क्या कॉन्वेक्स के लिए रूल चेंज हो जाएंगे? बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, सेम रूल रहेंगे। देख लेते हैं उसमें भी हम लोग, कि मान लो अगर हमने एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया, इसका यहाँ पे होगा सेंटर, यहाँ पे होगा फोकस, और यहाँ पे होगा पोल। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये देखो, पिछली बार क्या रूल था हमारा? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, लेकिन भैया यहाँ तो पॉलिश लगी है, यहाँ तो अंदर जा नहीं सकती, ये तो रिफ्लेक्ट होगी। और रिफ्लेक्ट होके पता है ये ऐसा चली जाएगी, और जो ऑब्जर्वर उधर होगा ना, पता है उसे क्या लगेगा कि रे कहां से आ रही है? ये रे फोकस से आ रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के आएगी पैरेलल, और वो ऐसा रिफ्लेक्ट होगी कि ऑब्जर्वर को ना ये फोकस से आती हुई फील होगी। लेकिन सर ऐसा कैसे हो गया? देखो, ऐसा इसलिए हो गया, यहां पे देखो,
जहां पे भी तुमको ना ये पता करना है कि रे कैसी रिफ्लेक्ट होगी, तो सबसे पहले आपको ना नॉर्मल बनाना पड़ता है। नॉर्मल देखो कि मान लो ये है हमारी सरफेस, ये है हमारा सेंटर, और मान लो कोई रे है ऐसे आई, ये देखो ये ऐसे आई। अब सर मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है, रे इधर को जाएगी, रे इधर को जाएगी, कि रे इधर को जाएगी? भाई ऑब्वियसली समझ में नहीं आता है। तो सर मैं क्या करूं, ये हमारा इस पॉइंट पे ये आके टकराई है, लेकिन इस रे का तो नाम पता है तुम्हें, कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। और तुम्हें क्या चाहिए? रिफ्लेक्टेड रे। तो तुम्हें नॉर्मल यहां पे बनाना पड़ेगा, इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है। और तुम्हें पता है ना कर्व सरफेस पे कौन परपेंडिकुलर होता है? रेडियस। तो यहां से देखो रेडियस, तुम्हें सेंटर तो दिख ही रहा है ना यार, यहां से बना दो ना रेडियस को। ये देखो ये रेडियस तुमने बना दिया, हो गई ना ये परपेंडिकुलर। अब तुम्हें रिफ्लेक्शन का रूल याद है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस किसके किसके बीच का एंगल होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी क्या करेगी? सेम एंगल बनाती हुई निकल जाएगी। सेम एंगल बनाते हुए उसको जाना है नॉर्मल से दूसरी तरफ, तो कहां जाएगी वो? बताओ, क्या इधर को आ जाएगी? नहीं ना, वो इधर को जाएगी, ये देखो ऐसा, ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो? सेम हो। तो जब भी तुमको रिफ्लेक्टेड रे बनाना है ना, तो सबसे पहला काम क्या करना, उसी पॉइंट पे नॉर्मल बनाना। और नॉर्मल हम कैसे बना सकते हैं? अगर फ्लैट सरफेस होगी तो सीधा नॉर्मल बना सकते हैं, लेकिन अगर कर्व्ड है तो आप ढूंढना सेंटर, सेंटर से उस पॉइंट को जोड़ देना, बस। क्या बन जाएगा आपका? नॉर्मल बन जाएगा। और जैसे ही नॉर्मल बना तो बोलना सर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो भैया इस तरफ क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितना एंगल ये है उतने ही एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखा देना, रिफ्लेक्टेड रे दिखा देना। नहीं आ रहा है क्या समझ में? बहुत छोटी मोटी चीज है। तो यहाँ पे देखो, वही मैंने बताया कि ऐसे आया और ऐसे चला गया। यहाँ पे अगर मैं आप लोग को दिखाऊं कि ये मैंने कैसे बनाया, तो देखो यहाँ पे ये मैंने ऐसे बनाया था, इमेजिन कर लिया था। ये क्या बन गया? नॉर्मल। नॉर्मल के साथ ये गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो ये पहला रूल यहाँ पे भी फॉलो हुआ कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी ना, तो वो ऑब्जर्वर को फोकस से आती हुई फील होगी। ठीक है। दूसरा भी बिल्कुल सेम है कि अगर कोई रे फोकस की तरफ जाएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो देखो मान लो यहां से कोई रे ऐसी आ रही है जो कि ना फोकस की तरफ जा रही है, ये देखो ये एक रे है जो चाहती है कि मैं फोकस की तरफ जाऊं। ये देखो रे फोकस की तरफ आ रही है, तो पता है वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो देखो दोनों लॉ इसमें फॉलो हुए, ये पहला और ये दूसरा, कि अगर कोई फोकस की तरफ जा रही है तो पता है वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो जैसा वहां पे हमने पढ़ा था सेम यहाँ पे भी है। अगर कोई रे सेंटर की तरफ जा रही होगी तो वो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। मान लो अगर कोई रे इस डायरेक्शन में जाना चाहती है, इस डायरेक्शन में जाना चाहती है, तो क्योंकि यहाँ पे पॉलिश्ड है तो इधर अंदर तो वो नहीं जा पाएगी, अंदर नहीं जा पाएगी, लेकिन ऐसी आएगी और ऐसी ही वापस चली जाएगी। ये हो गया हमारा, देखो ऐसी आएगी और ऐसी ही वापस चली जाएगी। सेंटर की तरफ जाएगी तो सेंटर की डायरेक्शन में वापस, मतलब रेडियल डायरेक्शन में जब वो एंटर करने की कोशिश करेगी ना, तो रेडियल डायरेक्शन में ही वो बाहर आती हुई दिखाई देगी। वही देख लो, सरफेस पे परपेंडिकुलर जाएगी तो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। ये रूल्स हैं, इसको मैं समझा भी सकता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? 0 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर सरफेस पे जा रही है ना। इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसे बनाओगे? ऐसी तो नॉर्मल बनाओगे, रेडियस को ही आगे बढ़ाते हो। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? 0। तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना बनाएगी? 0। उसके बाद लास्ट चीज क्या थी? पोल वाली। तो देखो पोल के साथ जितना एंगल पे ये आएगी ना, उतने ही एंगल पे इधर को चली जाएगी। ये अगर थीटा तो ये भी थीटा। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। चाहे मिरर कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो,
बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस तो नहीं है, नहीं, एकदम आसान चीजें हैं। हो गया यहाँ तक के? अ, अब हम लोग देखेंगे मिरर फॉर्मूला। पहले तो मिरर फॉर्मूला हम लोग याद कर लेते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। पहले तो इसको रट लो, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। पहले हम इसको डिराइव करेंगे किसके लिए? कॉन्केव मिरर के लिए। और ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी क्या होगा? सेम। ठीक है, कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए सेम है, सेम फॉर्मूला लगता है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना होगा पता है? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है ना, फोकल लेंथ एक में पॉजिटिव होती है, एक में नेगेटिव। भाई वहां से आप डिस्टिंग्विश करोगे इनके साथ एक्चुअल में साइन को पुट करके। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। पर वहां आपने देखा था ना, एक के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव है, एक के लिए नेगेटिव है। अगर आप दोनों के लिए सेम रख दोगे तो कहाँ कुछ डिस्टिंग्विश हुआ। तो यहाँ पे हम लोग ना विथ साइन वैल्यूज को पुट करेंगे, याद रखना। तो अच्छा, एक और चीज है कि ये जो हमारा कॉन्केव मिरर है ना, ये दो टाइप की इमेज बना सकता है। बताओ तो क्या क्या? हाँ, रियल एंड वर्चुअल। ये एक तो रियल भी बना सकता है और एक वर्चुअल भी बना सकता है। ठीक है, पहले वर्चुअल देखते हैं। वर्चुअल इमेज कभी देखी है आपने? आज सुबह नहा धो के कंघी करने गए होगे तो आपने क्या देखा होगा? एक वर्चुअल इमेज। ये जो वर्चुअल इमेज है, ये हमारे को हमें कौन दिखाता है? मिरर। ये देखो, ये हमें वर्चुअल इमेज दिखा रहा है। वर्चुअल इमेज जो होती है, अच्छा वर्चुअल इमेज को हम डिफाइन कैसे करेंगे? हाँ, वो सारी इमेज जो ना एक स्क्रीन के ऊपर हमें फॉर्म नहीं हो, वो इमेज दिख रही है हमको, लेकिन हम उसको स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं फॉर्म कर सकते? इसका रीजन ये कि उसमें ना रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही होती है। रे एक्चुअल में वहां पे मीट नहीं कर रही, तो हमें दिखेगी वहां पे, लेकिन हमें वो स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलेगी। तो वर्चुअल इमेज ना स्क्रीन के ऊपर हमें, जैसे देखो मान लो इधर मिरर है, तुम्हें यहां से दिख रहा है अपना चेहरा, तुम इधर पीछे आके देखोगे, दूसरा प्रणव खड़ा होगा क्या यहाँ? नहीं ना। तो भाई वो दिख रहा है लेकिन वहां पे वो नहीं है। लेकिन दूसरी होती है क्या? रियल इमेज। रियल इमेज, कभी रियल इमेज देखो? आपने एक मैग्नीफाइंग लेंस लेके आना और धूप में जाना, उसमें देखना नीचे सन को, उसमें तो आपको देखना नीचे ना एक छोटा सा स्पॉट दिखाई देगा। सन से जो रेज आ रही है ना, उसको एक्चुअल में वहां पे वो मीट करा देता है। तो आपको पेपर पे वो दिख रहा है ना, आप चाहो तो पेपर पे, चाहो तो अपने हाथ के ऊपर भी वो इमेज को बना सकते हो, सन की इमेज अपने हाथ के ऊपर। तो वहां पे रेज एक्चुअल में मीट करती है, तो जो इमेज बनती है ना वहां पे, वो क्या है? रियल इमेज। ठीक है, तो रियल इमेज ये मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको मिलती है। अच्छा, एक और चीज है, दुनिया में जो भी रियल चीजें होती है ना, पता है वो उल्टी होती है, लेकिन जो वर्चुअल चीजें होती है ना, वो एकदम सीधी दिखती है हमें। लाइफ में हमेशा ऐसी होता है। तो जो भी आपको सीधा सीधा दिखे ना, मतलब समझ जाना वहां पे वो वर्चुअल है, वहां पे कुछ ना कुछ गड्ढा है। ठीक है, जैसे आपके टेबल के ऊपर, आप अपने बेड पे सोए हो, मोबाइल भी रखा है, बुक भी रखी है, आप क्या दिखता है सबसे पहले? किसका ध्यान जाता है? कई बार ऐसा होता है ना घर में, अरे मोबाइल कहाँ है, पर मेरे बैग में बुक कहाँ है, भूल तो नहीं गया कोचिंग में? ऐसा ख्याल आता है क्या कभी? नहीं। तो जो भी वर्चुअल चीजें हैं वो सब ना एकदम सीधी सीधी दिखेगी आपको, एकदम सीधी। जो इमेज बनेगी सीधी बन गई, मतलब वो क्या है? वर्चुअल है। दुनिया में कोई भी चीज सीधे सीधे नहीं मिलती। और अगर चीज उल्टी मिल रही है ना हमको, मतलब वो क्या है? वो रियल है। रियलिटी हमेशा उल्टी होती है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि इसको हम स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते, इसको हम स्क्रीन के ऊपर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा कॉन्केव मिरर है ना, ये दोनों को बना सकता है।
लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है वो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है। जो कॉन्वेक्स मिरर है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। इसमें देखो ना, रेज जो है टकरा के इधर उधर निकल जाती है, हमें ना बस फील होता है कि वहां से आ रही है, फील होता है कि फोकस से आ रही है, सेंटर से आ रही है, ऐसा फील होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज। लेकिन ये कॉन्केव मिरर जो है उसमें दोनों टाइप की इमेज मिलती है हमें। तो हम लोग पहले देख रहे हैं मिरर फॉर्मूला किसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए। वो तो लेंस है ना, अरे मिरर में मैं बनाऊंगा ना, अभी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, देखना, ठीक है, बनाएंगे। और जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे तब हम लोग ना उसमें इमेज को स्क्रीन के ऊपर बना के देखेंगे, ठीक है। रियल में आप इमेज को कैप्चर करोगे, आप अपने हिसाब से स्क्रीन को एडजस्ट करोगे और उसमें हम लोग इमेज को कैप्चर करेंगे। फिर हम लोग उसमें दूसरा वाला लेंस देखेंगे जिसमें कौन सा लेंस होगा, वो कॉन्वेक्स लेंस। उसमें ना हम लोगों को इमेज नहीं मिलेगी, दिखेगी जरूर, लेकिन उसको आप स्क्रीन के ऊपर कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो वही हो गया वर्चुअल इमेज का, कि है वहां पे दिख रहा है लेकिन वो उसको आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो हम लोग पहले मिरर फॉर्मूला देखेंगे किसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए। कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, फॉर्मूला क्या है, सेम है। फॉर्मूला क्या है, सेम है। क्या है फॉर्मूला, हाँ, अगर कोई पूछे क्या है मिरर फॉर्मूला, तो इट इज अ रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ। व्हाट इज यू, आप बताइए। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। वी क्या चीज है, हाँ, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। और एफ क्या चीज है, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला क्या है उसका, r/2। क्वेश्चन में ना हमेशा रेडियस देता है, लेकिन हमें जरूरत किसकी है, फोकल लेंथ की, तो r/2 करके हम लोग निकाल लिया करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मिरर फॉर्मूला निकाल रहे हैं किसके लिए, एक कॉन्केव मिरर के लिए। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, छापने के लिए पूरा समय दिया जाएगा। हाँ, तो क्या बन गया ये, कॉन्केव मिरर बन गया, कॉन्केव मिरर बन गया। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या इसका, पोल, और सेंटर यहाँ कहीं पे आएगा, सेंटर, और ये हो जाएगा इसका फोकस, ठीक है। चलो अभी तक ध्यान दो, मिरर फॉर्मूला हमें निकालना है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, फोकस के इस तरफ अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे ना तो आपको हमेशा रियल इमेज मिलेगी, और फोकस के उस तरफ आप रख दोगे ना, फोकस और पोल के बीच में, तो हमेशा क्या मिलती है, वर्चुअल इमेज मिलती है। उसको भी हम लोग देखेंगे अभी। फोकस के इस तरफ को हम लोग रख लेते हैं पहले। मान लो हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना वो यहाँ पे रखा हुआ है जिसका नाम है ए बी। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये है ए बी। अब इसके पॉइंट ए से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलने वाली है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। लेकिन हम लोग वो जो 4 गोल्डन रूल पढ़े थे ना, हमें उसी के अंदर रह के काम करना है, सो दैट हमें पता है ना कि एंट्री ऐसे है तो एग्जिट कैसे है। तो हम लोग उन्हीं में से 4 रेस में से कोई भी 2-3 रेस को लेके काम करेंगे। तो आपने सबसे पहला रूल क्या पढ़ा था, कि अगर इंसिडेंट रे, पहला रूल क्या था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई, दिख रही है क्या पैरेलल, तो फोकस से पास होती हुई चली जाएगी। तो देखो ये हमारी फोकस से पास होती हुई चली गई, पहला रूल हो गया। एक और रूल हमने पढ़ा था, अगर सेंटर से पास होती हुई जाएगी तो वापस उसी पाथ पे चली जाएगी। तो देखो सेंटर से पास होती हुई बना देता हूं मैं, कि अगर ये सेंटर से पास होती हुई गई तो पता है इसी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इसी डायरेक्शन में इसको मैं बना देता हूँ, ये देखो इसी डायरेक्शन में चली गई। अब देखो
ये दोनों रे एक पैरेलल और एक सेंटर से पास हुई, लेकिन निकली कहां से थी? वो पॉइंट ए से निकली थी। तो ये दोनों रेज वापस जहां मिलेगी वहीं पे हमको क्या मिलेगा? पॉइंट ए मिलेगा। इसमें से पता है जितनी भी रेज निकलेंगी ना, सब की सब इसी पॉइंट से होके गुजरेंगी, क्योंकि वहीं पे पॉइंट ए बन रहा है। हमें बस दो रे की जरूरत होती है, दोनों रे जहां इंटरसेक्ट करेंगी ना वहीं पे इमेज बनेगी उस पॉइंट की। तो पॉइंट ए से एक इमेज निकली ऐसी और टकरा के यहां आई, दूसरी ऐसी गई और टकरा के वापस इधर आई। तो देखो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज यहां पे मिल रही हैं, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे मिलती हैं वहीं पे उस पॉइंट की इमेज बनती है। तो यहां पे हमारा क्या बन जाएगा? पॉइंट ए डैश। वैसे बी का बनाओगे ना, ऐसा जाके ऐसा आएगा, तो आपको मिलेगा कि पॉइंट बी डैश हमको यहां पे मिल रहा है। देखो इमेज हमको ऐसी मिली। तो चलो कमेंट करो इमेज के ऊपर कैसी इमेज बन रही है। सबसे पहले तो ये उल्टी बन रही है, मतलब ये क्या है? उल्टी हमें क्या मिलती है हमेशा? रियल इमेज। और रियल इमेज है, एक्चुअल में रेज वहां पे टकरा रही है ना, रिफ्लेक्ट होके वहां पे टकराई हैं, एक्चुअल में टकराई है, इसलिए क्या है? रियल इमेज है। और जब जब रियल इमेज बनती है तो हमेशा क्या होती है? उल्टी बनती है ना। तो इमेज हमें कैसी मिली? सबसे पहली चीज रियल है, उसके बाद कैसी है? इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है मतलब उल्टी इमेज है। और ऑब्जेक्ट से बड़ी है कि छोटी है? छोटी, तो इसको डिमिनिश्ड बोलते हैं। अदरवाइज एनलार्ज्ड, तो उससे हमें छोटी मिल रही है। ठीक है, तो उससे हमें छोटी मिल रही है, डिमिनिश्ड इमेज मिल रही है हमको। तो 3 कमेंट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट की हाइट ना पॉजिटिव होगी, लेकिन इमेज की हाइट नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करेंगे हम लोग, वो बाद में जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पे देखो अभी आप लोगों को अब हमें मिरर फॉर्मूला निकालना है। यहाँ पे जब भी हमें मिरर फॉर्मूला निकालना है ना, टोटल हम लोग 4 केस पढ़ेंगे। 4 केस में आप लोग देखोगे चारों में ना डेरिवेशन बिल्कुल सेम है, कॉपी पेस्ट, बस मिरर का नाम चेंज हो जाता है। देखना उसमें सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो आपको ना 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे। एक ट्राइंगल दिख रहा है हमको ये, एक ट्राइंगल हमको दिख रहा है ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है हमको ये वाला। ये हाइलाइटर कैसा चल रहा है? एकदम सॉलिड चल रहा है ना। तो देखो हमको 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक दिख रहा है ए बी सी और एक दिख रहा है ए डैश बी डैश सी। इन दोनों ट्राइंगल में, देखो ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला एंगल 90 और इसमें भी ये वाला एंगल 90 है। उसके बाद देखो ये वाली लाइन तो कॉमन है दोनों में, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? सेम। अगर 2 एंगल सेम है किसी 2 ट्राइंगल के, तो तीसरा एंगल भी क्या होगा? सेम ही। तो ये दोनों क्या है? सिमिलर ट्राइंगल। और दुनिया में जब भी कोई 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना, तो उसकी आमने सामने की साइड्स का रेशियो क्या होता है? हमेशा सेम। अगर इसका ए बी लो, मतलब इसका तुमने परपेंडिकुलर और इसका भी परपेंडिकुलर लिया, तो दोनों का रेशियो ना इनके बेस के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल ए बी सी का मैंने ए बी लिया, और ए डैश बी डैश सी का क्या ले लूंगा? ए डैश बी डैश। इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड दोनों का परपेंडिकुलर ले लिया। अब देखो इसका बेस होगा ये और इसका बेस होगा ये, तो इनका रेशियो भी क्या होगा? आपस में इक्वल, बी सी अपॉन बी डैश सी। ये देखो ना एक ट्राइंगल ये है, इसका ये देखो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू बेस अपॉन बेस, अदरवाइज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू बेस अपॉन बेस इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस। क्योंकि वो सिमिलर ट्राइंगल है, उसको आपने जूम इन जूम आउट कर दिया है, इसलिए रेशियो क्या रहता है? हमेशा सेम। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डैश सी। ये हो जाता है हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहां तक की कोई दिक्कत? आगे जितने भी डेरिवेशन है उसमें सेम करना है हमें, सेम। अब इसके बाद एक और हमने रूल पढ़ा था। रूल क्या था? कि अगर कोई रे पोल से जाके टकराती है तो वो उसी एंगल पे क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ यहां जो एंगल बनाएगी ना, उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। और क्योंकि ए से निकली है तो भैया वो ए से ही तो पास होगी, है ना, उसी पॉइंट पे सारी इमेजेस सारी रेज मिलेंगी। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट के ऊपर अब हमें ना फिर से यहाँ पे 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं। एक दिख रहा है ए बी पी, दिख रहा है,
और एक दिख रहा है ए डैश बी डैश पी। इसमें भी देखो ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो सेम होंगे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दो एंगल बराबर है तो तीसरा भी बराबर होगा। तो एबीपी और ए डैश बी डैश पी भी क्या होंगे आपस में, सिमिलर। समझ में आ रहा है ना, ज्यादा तो नहीं हो रहा है। तो ट्राइंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, इसमें भी हम लोग सेम चीज करेंगे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। देखो इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू बेस अपॉन बेस। एबीपी का बेस कितना है, एबीपी का बेस कितना है, बीपी। और ए डैश बी डैश पी का बेस कितना है, भैया ये इसका बेस है ना, बी डैश पी, ये तो हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनियस। तो देखो एबीपी का बेस है बीपी, और ए डैश बी डैश पी का बेस कितना है, बी डैश पी, इसका बेस है बी डैश पी। ये हो गया इक्वेशन 2। 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बीसी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू बीपी अपॉन बी डैश पी। तो 1 और 2 को हमने यहाँ पे कंपेयर किया और हमें मिला बीसी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू बीपी अपॉन बी डैश पी। यहां तक कि समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे बीसी, यार सारी डिस्टेंस हमें कहां से मेजर करना होता है, पोल से। भाई सी से बी, बी से सी हम मेजर नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या लिखेंगे पता है, बीसी को मैं लिखूंगा बीपी, क्योंकि देखो पी से मेजर कर रहे हैं, माइनस बीसी। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, तो यहां से यहां की डिस्टेंस क्या होगी, यू। अच्छा ये क्या है, सेंटर, सेंटर से ये डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस के बराबर। तो ये डिस्टेंस हमें पता है। तो देखो ये जो बीसी है ना, ये वाला पोर्शन, इसको मैं लिखूंगा दिस माइनस दिस। तो इसको मैं क्या लिखूं, पीबी माइनस पीसी। डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करते हैं, इसलिए मैंने पी को पहले लिख लिया है, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या होगा, बी डैश सी, बी डैश सी, इसको क्या लिख सकता हूं, बताओ। देखो ये वाली डिस्टेंस तुमको मेजर करना है और लेना हमेशा पोल से है, तो पीसी माइनस पीबी डैश, यही तो बच जाएगा, है ना। देखो ये जो दो नाम दिख रहे होते हैं ना, इन्हीं को हम लोग को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, पीसी माइनस पीबी डैश, ये जो दो दिख रहे हैं ना, बस इन्हीं को लिखना होता है। तो पीसी माइनस पीबी डैश इज इक्वल्स टू, ये तो पोल्स हैं ऑलरेडी, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो बीपी अपॉन बी डैश पी। चलो भैया, पी से बी तक की डिस्टेंस, पी से बी तक की डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, यू। इसको हम क्या बोलते हैं, यू। सही है कि गलत है अभी, माइनस आएगा। पता है क्यों, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट है ये और मिरर है ये, तो ऑब्जेक्ट से मिरर की जो डायरेक्शन होती है ये होती है पॉजिटिव। लेकिन तुम तो पी से बी मेजर कर रहे हो ना, उल्टा जा रहे हो, तो इसको यू लिखेंगे क्या, नहीं, इसको हम लोग लिखेंगे माइनस यू। उसके बाद है माइनस, उसके बाद क्या है, पीसी, पी से सी तक की डिस्टेंस, उल्टा जा रहे हो इस बार भी तुम, और सेंटर तक जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर डिवाइडेड बाई पी से सी क्या हो जाएगा, माइनस आर माइनस पी बी डैश। वहां इमेज बन रही है, ये इमेज है, पोल से इमेज की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वी कहते हैं। उल्टा जा रहे हैं हम लोग इसलिए माइनस वी इज इक्वल्स टू बीपी। बात वही है, पी से बी को ही हमको मेजर करना है, क्या है वो, माइनस यू। उसके बाद नीचे क्या है, पी से बी डैश तक की डिस्टेंस, ये क्या है, माइनस वी। ये तो कट गया, यहां पे क्या बचेगा, u प्लस आर माइनस आर प्लस वी इज इक्वल्स टू यू बाई वी। इसको याद रखना, माइनस यू बाई आर माइनस यू प्लस आर माइनस आर प्लस वी इज इक्वल्स टू यू बाई वी।
v को यहां ले आते हैं तो माइनस यूवी प्लस आरबी, इसको वहां ले जाते हैं तो माइनस आर यू प्लस यूवी, ये वाला यूवी उधर ले जाता हूं, एक यूवी पहले से है तो क्या हो जाएगा 2uv, ये वाले को इस साइड लेके आऊंगा तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आर यू ओ चलो, तो ये वाला इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव आर यू, और आर बी पहले से है यहाँ पे आर बी। अब देखो हमें तो याद है क्या, 1/u प्लस 1/v, मतलब सब चीज नीचे नीचे है ना, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा u v r से, इसको डिवाइड कर दूंगा u v r से, इसको भी डिवाइड कर दूंगा u v r से, दोनों साइड। तो यहाँ पे देखो r और u कट जाएगा और क्या बचेगा v, प्लस r और v कट जाएगा तो क्या बचेगा u, यहाँ पे u v कट जाएगा तो क्या बचेगा 2/r इज इक्वल्स टू 2/r। जब f इज इक्वल्स टू होता है r/2, इधर उल्टा कर दो तो इधर भी क्या हो जाएगा 1/f, तो 2/r की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/f, तो इसको रीअरेंज कर देता हूं 1/u प्लस 1/u v इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, 2-3 बार करो याद हो जाता है। इसको भी छापेंगे, अगली क्लास में छापेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में एकदम फ्रेश माइंड के साथ आना, और अगली क्लास में सुन लो हम लोग इसके 2-3 डेरिवेशन और करेंगे, उसमें हर डेरिवेशन में ना एक जगह ना मैं साइन मिस्टेक करूंगा, आप लोगों को बताना है, देखते हैं कौन कितना अटेंटिव है। ठीक है, चलिए तो फिर भागिए, फ्रेश माइंड से आइएगा नेक्स्ट क्लास में। लीव कर सकते हो सर जी।